जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर अम्ल क्षारक एवं लवण। तो दोस्तों अध्याय 2 है। यह स्वयं अपने हाथ से लिखे हुए नोट्स। यह एक रिवीजन क्लास है। अध्याय का नाम है अम्ल क्षार एवं लवण। तो अम्ल क्षार एवं लवण में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अम्ल। तो अम्ल के बारे में हम पढ़ते हैं। अम्ल जो होता है वह पदार्थ जिसका स्वाद खट्टा होता है तथा जो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है, अम्ल कहलाता है। तो दोस्तों अम्ल इसे ही कहते हैं, याद कर लेना। आर्हेनियस के अनुसार अम्ल ये पदार्थ होते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं दोस्तों, याद करना, H+ आयन देते हैं। तो दोस्तों उदाहरण के लिए HCl, H2SO4, CH3, COOH आदि अम्ल के उदाहरण हैं। अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। अम्ल के भौतिक एवं रासायनिक गुण। नंबर 1, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं तथा अम्ल में हाइड्रोनियम आयन H3O+ का निर्माण करते हैं। अम्ल धातु कार्बोनेट हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया कर CO2 निष्कासित करते हैं और अम्ल धातुओं से क्रिया करके लवण मतलब साल्ट और जल का निर्माण करते हैं। तो दोस्तों पहले मैं बता चुका हूँ कि यह एक फुल रिवीजन क्लास होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं अम्ल के प्रकार। तो दोस्तों अम्ल नंबर 1 में है प्रबल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वह प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जैसे H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक अम्ल आदि प्रबल अम्ल में आते हैं। प्रबल आयनों में प्रोटॉन अर्थात हाइड्रोजन आयन H+ त्याग करने की उच्च क्षमता रखते हैं। नंबर 2 पर है दुर्बल अम्ल। ऐसे अम्ल जो जलीय विलयन में पूर्णतः विभाजित न होकर आंशिक रूप से आयनित होते हैं, उन्हें दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। उदाहरण नंबर 1 पे है एसिटिक अम्ल H3COOH। नंबर 2 पे है HCOOH फार्मिक अम्ल। नंबर 3 पे है H2S हाइड्रोजन सल्फाइड। दोस्तों यह सब केमिकल का नाम अम्ल का नाम याद कर लेना, ये वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है। तो दोस्तों नंबर 3 पर है सांद्र अम्ल। ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल अधिक मात्रा में होता है जबकि जल अल्प मात्रा में होता है वह सांद्र विलयन कहलाता है। सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। इसमें जल जो होता है अल्प मात्रा में होता है और अम्ल अधिक मात्रा में होता है। तो जिस पदार्थ में जल की कम मात्रा होती है वह गाढ़ा होता है। गाढ़ा का मतलब वह सांद्र होता है, इसीलिए इसको सांद्र अम्ल कहा जाता है क्योंकि इसमें जल की अल्प मात्रा होती है और अम्ल की अधिक मात्रा होती है, इसलिए यह गाढ़ा होता है और इसीलिए इसको सांद्र अम्ल कहा जाता है। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। तो दोस्तों नंबर 4 पे है तनु अम्ल। तनु अम्ल जो होता है ऐसे अम्ल जिनमें अम्ल जो होता है अल्प मात्रा में होता है और जबकि जल अधिक मात्रा में होता है, तनु अम्ल कहलाता है। अर्थात तनु अम्ल जो होता है मतलब
तनु मतलब अधिक गाढ़ा नहीं होता है। इसमें अम्ल की मात्रा कम होती है और जल की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसे तनु अम्ल कहा जाता है। दोस्तों, क्षारक किसे कहते हैं? क्षारक ऐसे पदार्थ जो स्वाद में कड़वे होते हैं और क्षारीय विलयन में लाल लिटमस पत्र को नीला कर देते हैं, क्षारक कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर NaOH और MgOH का होल ट्वाइस आदि क्षारक के बेसिक उदाहरण हैं। दोस्तों, इसको याद रखना। अब आ जाते हैं क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण। दोस्तों, क्षारक के भौतिक एवं रासायनिक गुण निम्न प्रकार के हैं। नंबर 1 को देखते हैं। क्षारक स्वाद में कड़वे होते हैं, पहले ही आपको बताया गया है, यहाँ स्वाद में कड़वे होते हैं क्षारक। नंबर 2 पे जलीय विलयन में OH- आयन देते हैं। नंबर 3 पर है क्षार तनु क्षार धातु के साथ अभिक्रिया कर H2 मुक्त करते हैं। H2 मुक्त करते हैं, मतलब क्षार जो है धातु के साथ अगर क्रिया करेगा तो H2 मुक्त करेगा। धातु के साथ जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, जिंक आदि धातु के साथ क्रिया करेगा तो अभिक्रिया करेगा तो H2 मुक्त करेगा, मतलब H2 निकालेगा। तो दोस्तों, क्षार जो होता है अम्लीय ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कर लवण बनाता है। तो दोस्तों, अब हम आ जाते हैं सूचक पर। सूचक किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति दर्शाता है। मतलब दोस्तों, सूचक का मतलब होता है सूचना, किसी चीज़ की सूचना बताता है तो इसे सूचक कहते हैं। तो यह अम्ल एवं क्षार की उपस्थिति दर्शाता है, मतलब इसमें अम्ल किसी दिए गए विलयन में अम्ल या क्षार की उपस्थिति को दर्शाता, मतलब उपस्थिति बताता है, अम्ल या क्षार की उपस्थिति को बताता है, इसे सूचक कहते हैं। इसका रंग या गंध अम्लीय या क्षारक माध्यम में बदल जाता है। तो दोस्तों, सूचक के प्रकार। सूचक नंबर 1 प्राकृतिक सूचक होता है। प्राकृतिक सूचक में ऐसे सूचक जो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होते हैं वह प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। तो दोस्तों, जो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होता है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होता है, उससे प्राकृतिक सूचक कहलाते हैं। पहली बात, उदाहरण के तौर पर लिटमस पत्र, हल्दी आदि, ये प्राकृतिक सूचक हैं। मतलब लिटमस पे पत्र प्रकृति से प्राप्त होता है, हल्दी बोया जाता है, यह भी प्राकृतिक है। लिटमस क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया गया है दोस्तों लिटमस पत्र, तो लिटमस पत्र क्या होता है, आए दोस्तों पढ़ते हैं लिटमस होता क्या है। तो पहली बात दोस्तों, अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाया जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। फिर से पढ़ते हैं दोस्तों, अम्ल तथा क्षारक की पहचान के लिए सबसे सामान्य रूप से उपयोग में लाए जाने वाला प्राकृतिक सूचक लिटमस है। दोस्तों, मान लो कोई पदार्थ है, तो इसको पहचानने के लिए, पदार्थ को पहचानने के लिए सूचक की आवश्यकता होती है। तो सूचक सबसे पहले लिटमस को लाया गया था, मतलब लिटमस की खोज की गई थी अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए। यह एक प्राकृतिक सूचक होता है लिटमस। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है या गंधीय सूचक है। तो ऑब्जेक्ट में आपको मिलेगा प्राकृतिक सूचक। और हल्दी भी पूछ सकता है आपका, हल्दी
किस प्रकार का सूचक है, प्राकृतिक सूचक है या संश्लेषित सूचक है? तो आपको उत्तर देना है दोस्तों प्राकृतिक सूचक। तो दोस्तों आते हैं लिटमस विलयन जो होता है विलयन के रूप में तथा कागज की पट्टियों के रूप में उपलब्ध होता है। लिटमस दो रूप में उपलब्ध होता है, लिटमस विलयन के रूप में भी तथा कागज के रूप में भी, कागज की पट्टियों के रूप में भी उपलब्ध होता है। अब हम हल्दी पढ़ते हैं। हल्दी क्या होता है? अभी आपको बताएं हल्दी एक क्या है, प्राकृतिक सूचक है। तो हल्दी क्या होता है? हल्दी भी एक अन्य प्रकार का प्राकृतिक सूचक है। ठीक है, नंबर 2 पर आ जाते हैं संश्लेषित सूचक। ये सूचक है जो प्राकृतिक नहीं होते परंतु रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए गए होते हैं। उदाहरण, यह रासायनिक पदार्थों द्वारा बनाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मेथिल ऑरेंज तथा फिनेफ्थेलिन आदि संश्लेषित सूचक में आते हैं। तो दोस्तों इसको याद कर इसका उदाहरण बहुत इम्पोर्टेंट है। मतलब ऑरेंज और मेथिल एवं फिनोफ्थेलिन किस प्रकार का सूचक है? तो आपको उत्तर देना है संश्लेषित सूचक। ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों, इसको याद कर लेना। नंबर 3 पर है गंधीय सूचक। गंधीय सूचक क्या होता है दोस्तों? कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है। गंधीय या अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, ऐसे पदार्थों को गंधीय सूचक कहलाते हैं। मतलब दोस्तों कोई पदार्थ है, ठीक है, तो वह गंध जो होता है अम्लीय होगा या क्षारीय होगा में बदल जाती है, तो इससे गंधीय सूचक कहलाती है। नंबर 4 है सार्वत्रिक सूचक। सार्वत्रिक सूचक का मतलब होता है यूनिवर्सल। यूनिवर्स का मतलब होता है ब्रह्मांड, ठीक है। तो इसका मतलब होता है दोस्तों सार्वत्रिक सूचक विभिन्न रसायनों का बना होता है, ठीक है। तो सार्वत्रिक सूचक जो होता है किस में आ जाता है? संश्लेषित सूचक में आ जाता है, क्योंकि यह रसायनों का बना होता है। यह मिश्रण होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न पीएच वाले पदार्थों के बारे में रंग परिवर्तन के द्वारा बता देता है कि वह क्षारक है या अम्लीय है। मतलब दोस्तों सार्वत्रिक सूचक हमें यह बताता है या तो पीएच से बताएगा या रंग परिवर्तन के द्वारा बता देगा कि यह क्षारक है या अम्ल है। तो दोस्तों अब हम आ जाते हैं लवण पर। दोस्तों लवण अम्ल एवं क्षार होता है। पाठ का नाम है अम्ल एवं क्षार एवं लवण। तो हम दोस्तों अम्ल क्षार पढ़ चुके हैं, अब बारी है लवण का। तो दोस्तों हम पढ़ते हैं लवण किसे कहते हैं? जब अम्ल और क्षार एक दूसरे से अभिक्रिया करते हैं तब ये यौगिक कहलाता है, जिसे लवण कहते हैं। तो दोस्तों अम्ल और क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण का निर्माण होता है या यौगिक का निर्माण होता है। दोस्तों यौगिक लवण समझ में आया होगा। अब हम पढ़ने जा रहे हैं लवण के गुण। तो दोस्तों लवण ठोस अवस्था में मिलते हैं। सामान्यतः लवण उदासीन होते हैं। लवणों के जलीय विलयन विद्युतीय के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए NaCl, CaSO4 आदि उदाहरण लवण के उदाहरण हैं। आयो आपको समझ में आया होगा।
तो दोस्तों लवण का वर्गीकरण जो होता है, लवण के मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है सामान्य लवण, उदाहरण के लिए NaCl, KCl, HK2, SO4 आदि। तो दोस्तों दूसरा है अम्लीय लवण। अम्लीय लवण में NaSO4, NaHCO3, KHO3 और तीसरा है क्षारीय लवण MgOHCl तथा CuOHCl। चौथा है द्विक लवण। द्विक लवण में K2SO4 और Al2SO4 का होल थ्राइज और 24 H2O मतलब फिटकरी। तो दोस्तों यहाँ पर एक फिटकरी है, द्विक लवण में फिटकरी आ सकता है। यह बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। द्विक लवण में क्या आएगा? फिटकरी आएगा। इसको याद करना दोस्तों, इसको याद रहे। तो दोस्तों 5वां पढ़ रहे हैं संकरण लवण। संकरण लवण में पोटेशियम फेरस साइनाइड आता है। पोटेशियम फेरस साइनाइड पोटेशियम पेरस साइनाइड और सोडियम सिल्वर साइनाइड आता है। नंबर 6 में है मिश्रित लवण। मिश्रित लवण में NaKOSO4 आता है और इसमें कैल्शियम और OCl, Cl, MgNO4, PO4। दोस्तों इसका नाम नहीं लिखा गया है, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका नाम बता दूंगा। तो दोस्तों अब हम पढ़ने जा रहे हैं pH हाइड्रोजन की क्षमता। pH हाइड्रोजन की क्षमता। तो pH हाइड्रोजन की क्षमता में पहले हम पढ़ लेते हैं pH। pH होता क्या है दोस्तों? pH होता क्या है आइए पढ़ते हैं। किसी भी विलयन का pH मान यह बताता है कि वह विलयन क्षारीय है अथवा अम्लीय है। किसी विलयन का pH मान उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे pH यानी हाइड्रोजन की क्षमता कहते हैं। पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो दोस्तों यहाँ pH का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंशियल का मतलब ही पावर होता है, ठीक है। तो दोस्तों pH का मतलब समझ गए होंगे। मतलब किसी क्षार या अम्ल जो होता है, किसी विलयन का pH मान जो होता है उसमें उपस्थित H+ आयन पर निर्भर करता है, ठीक है। pH में H+ आयन पर निर्भर करता है। दोस्तों समझ में आया होगा। अब पढ़ते हैं दोस्तों pH पैमाना होता क्या है। pH पैमाना दोस्तों, pH मान जो होता है मापने के लिए pH पैमाने का उपयोग किया जाता है। इसे किसी भी विलयन में उपस्थित विलयन की अम्लीयता एवं क्षारीयता मापा जाता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं नेक्स्ट।